थी। पूरा जंगल रोशनी और खुशियों से जगमगा रहा था। सेठ कालू कौआ का महल सैकड़ों जुगनुओं से चमक रहा था। हर तरफ पकवानों की खुशबू थी। वहीं एक कोने में रानो चिड़िया का छोटा सा घोंसला अंधेरे में डूबा था। अंदर उसके दो बच्चे कुकू और गुड़िया बाहर की रोशनी को हसरत भरी नजरों से देख रहे थे। माँ, क्या हम बस एक छोटा सा दिया भी नहीं जलाएंगे? और मिठाई? सब पक्षी तो मीठे फल खा रहे हैं। अगली दिवाली हम बहुत सारे दिए जलाएंगे और ढेर सारी मिठाई खाएंगे। बस इस बार सो जाओ। रानो का दिल अंदर से रो रहा था। उसे अपने पति की याद आ रही थी, जिनकी बीमारी में उसने सेठ कालू कौआ से अनाज का कर्ज लिया था। अब वो दिन रात सेठ के खेतों में मजदूरी करती, लेकिन सारी कमाई ब्याज में ही चली जाती। आज दिवाली के दिन भी उसके बच्चे भूखे थे। बच्चों के मासूम चेहरे देखकर रानो से रहा नहीं गया। उसने सोचा, त्योहार का दिन है, शायद सेठ का पत्थर दिल पिघल जाए। वो अपने बच्चों की एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी करने के लिए हिम्मत जुटाकर कालू कौआ की हवेली की तरफ उड़ चली। मैं सेठ जी से बस अपनी आज की मजदूरी मांगूंगी, शायद वो दे दें। कालू कौआ की हवेली के बाहर जश्न का माहौल था। कालू और उसकी पत्नी गौरी कीमती मालाएं पहने मेहमानों से बात कर रहे थे। रानो डरते डरते जमीन पर एक कोने में खड़ी हो गई। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे जैसे भिखारियों की जगह यहाँ नहीं है। मालिक, दिवाली है, मेरे बच्चे भूखे हैं। बस आज की मजदूरी का थोड़ा सा अनाज दे दीजिए, ताकि मैं उनके लिए एक दिया और गुड़ की एक डली ला सकूं। दिया जलाएगी? अरे अपनी हालत तो देखो। जाओ और पहले अपना कर्जा चुकाओ। ये त्योहार हम अमीरों का है, तुम जैसे गरीबों का नहीं। दफा हो जाओ यहाँ से, दोबारा मेरी हवेली के पास भी मत दिखना। कालू कौआ ने रानो को बुरी तरह दुत्कार दिया। हर कोई तमाशा देख रहा था, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। अपमान के आंसू पीती हुई रानो वहाँ से लौट आई। जब रानो खाली हाथ अपने घोंसले में लौटी, तो कुकू और गुड़िया दौड़कर उसके पास आए। उनकी आंखों में उम्मीद थी। माँ आ गई, माँ आ गई। माँ, क्या आप दिया लाई? और मिठाई भी लाए होंगे, है ना माँ? लेकिन अपनी माँ की रोती हुई आंखें देखकर वे सब समझ गए। कोई बात नहीं माँ, हमें नहीं चाहिए दिया। हमें मिठाई भी नहीं खानी। आप बस रोइए मत, प्लीज माँ, आप मत रोइए। बच्चों की समझदारी ने रानो के सब्र का बांध तोड़ दिया। वो वही जमीन पर बैठ गई और अपने दोनों बच्चों को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। माफ कर दो अपनी माँ को मेरे बच्चों। मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा दिया भी नहीं ला सकी। मैं कितनी बुरी माँ हूँ, जो अपने बच्चों की एक छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकती। रात गहरी हो चुकी थी। बाहर पटाखों और संगीत का शोर था, पर रानो के घोंसले में सिर्फ सिसकियों की आवाज थी। तीनों एक दूसरे से लिपटे हुए थे, मानो एक दूसरे के दुख को कम करने की कोशिश कर रहे हों। कुछ देर बाद भूखे बच्चे रोते रोते सो गए। उनके शांत चेहरों को देखकर रानो का सब्र टूट गया। वो अपने पंखों में मुंह छिपाकर बिना आवाज किए फूट फूट कर रोने लगी। उसका हर आंसू ये कह रहा था कि वो कितनी बेबस और अकेली है। घर में उसका दम घुट रहा था। वो चुपचाप नदी किनारे एक पत्थर पर जाकर बैठ गई और आसमान को देखने लगी। वो अपनी किस्मत को कोस रही थी। हे भगवान, ये कैसी दिवाली है? पूरी दुनिया में हजारों दिए जल रहे हैं और मेरी किस्मत में एक दिया भी नहीं। मैं इतनी कमजोर क्यों हूँ? मैं अपने बच्चों को एक छोटी सी खुशी भी नहीं दे सकी। रानो के गर्म आंसू टपक कर नदी के ठंडे पानी में मिल रहे थे। तभी पानी में एक हलचल हुई और एक सुंदर मछली ने अपना सिर बाहर निकाला। कौन है जो इतनी रात को नदी का पानी भी खारा कर रहा है? बहन, आपके आंसुओं में इतना दर्द क्यों है? तुम कौन हो? मेरा नाम टूना है। मैं इसी नदी में रहती हूँ। आप मुझे अपना दुख बता सकती हैं? शायद आपका मन हल्का हो जाए। उसने रोते रोते अपनी पूरी बेबसी
सेठ कालू के अपमान और अपने बच्चों की टूटी हुई ख्वाहिशों की कहानी टूना मछली को सुना दी। आपकी कहानी सुनकर तो मेरा दिल भी कांप गया। सेठ कालू कितना निर्दयी है। काश मैं इस पानी से बाहर आकर आपकी कुछ मदद कर पाती। पर रुकिए, इस नदी में एक बहुत ज्ञानी आत्मा रहती है, शायद वो आपके दर्द को समझ सकें। तभी पानी से धीमी सी आवाज आई। बूढ़े कछुआ दादा ने अपना सिर बाहर निकाला। क्या बात है टूना, इतनी रात को क्यों पुकारा? अरे रानो बेटी, तुम यहाँ इस हाल में? क्या बात है बेटी, आज तो खुशी का दिन है और तुम्हारी आंखों में समंदर भरा है। रानो ने रोते हुए उन्हें सब कुछ बता दिया। दादा, मैं हार गई हूँ, मैं बहुत टूट चुकी हूँ। बेटी, दिया मिट्टी का नहीं मन का जलता है। जिसके मन में प्रेम और संतोष का दिया जल रहा हो, उसे बाहर की रोशनी की जरूरत नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे बच्चे हैं, यही तुम्हारी असली दिवाली है। कछुआ दादा की बातों से रानो को थोड़ी शांति मिली। जब वो अपने घोंसले की तरफ लौटी तो देखा कि दरवाजे पर उसका पड़ोसी हरिया तोता खड़ा था। उसका सिर शर्म से झुका हुआ था। मुझे माफ कर दो रानो बहन, मैं सेठ के सामने कुछ बोल नहीं पाया, मैं बहुत डरपोक हूँ। तभी पीछे से और भी पक्षी आ गए। बंटी कबूतर अपनी चोंच में मीठे बेर दबाए था। एक छोटी चिड़िया जंगली फूल लाई थी। हरिया तोता एक बड़ा सा चमकने वाला जुगनू पकड़ कर ले आया। हमारे पास दिया तो नहीं है बहन, पर ये जुगनू आज रात आपके घोंसले में रोशनी करेगा। उन सबने मिलकर रानो के छोटे से आंगन में वो जुगनू रख दिया। उसकी पीली रोशनी में जब सब एक साथ बैठे और मीठे बेर खाने लगे तो ऐसा लगा जैसे हजारों दिए एक साथ जल उठे हों। रानो अपने बच्चों और दोस्तों को देखकर मुस्कुराई। उसकी आंखों में आंसू थे, पर इस बार ये खुशी के थे। उसे आज दिवाली का असली मतलब समझ आया था। दूर अपने महल में कालू कौवा सोने के बर्तनों में अकेले पकवान खा रहा था। उसके चारों तरफ सैकड़ों दिए जल रहे थे, पर उसके दिल में घोर अंधेरा था। और यहाँ इस छोटे से घोंसले में एक जुगनू की रोशनी में दुनिया की सारी दौलत चमक रही। जंगल के किनारे एक पुरानी इंसानी फैक्ट्री थी, अब खंडहर बन चुकी थी। वहाँ एक पास में नदी थी। नदी के पानी में एक नीला ड्रम बहता हुआ जा रहा था। सुन राजू, ये फैक्ट्री बंद हुए कितना टाइम हो गया? 3 साल, पर लोग अब भी कहते हैं यहाँ रात में कुछ चलता है। अरे वो तो सब अफवाह है, पर हाँ, एक चीज अजीब है। क्यों? हर साल बारिश के मौसम में उस नदी से एक ड्रम बहकर निकलता है। वही नीला ड्रम मैंने 2 बार देखा है। रात में अपने आप आवाज करता है, धन धन धन। मतलब कोई अंदर है? कौन जाने, पर जिसने भी उसे पकड़ने की कोशिश की अगले दिन वो फैक्ट्री छोड़ गया। कोई नहीं ठहरता यहाँ ज्यादा दिन। दिन बीतते गए, बारिश शुरू हुई और वही ड्रम एक दिन जंगल के बहते पानी में बहकर रानो चिड़िया के इलाके तक पहुंच गया। ठंडी हवाएं और बिजली की गरज से पूरा आसमान कांप रहा था और रानो चिड़िया का पुराना घोंसला टपक रहा था। अरे ओ बच्चों, कोने में बैठो वरना भीग जाओगे। ओ भगवान, ये घर अब नहीं टिकेगा। माँ, ठंड लग रही है, मुझे डर लग रहा है। अगली सुबह जब बारिश थोड़ी थमी, रानो भोजन की तलाश में उड़ी। तभी उसे झाड़ियों के बीच एक नीला ड्रम दिखा। अरे वाह, ये तो किसी इंसान का छोड़ा हुआ ड्रम है। अगर इसे साफ कर लूं तो शायद ये घर बन सकता है। रानो ने अपने नन्हे पंखों से ड्रम के अंदर सूखी घास और पत्तियां बिछाईं और ऊपर पत्तों से छत बना दी। अब मेरे बच्चों को न बारिश छुएगी न ठंड। ये रहा हमारा ड्रम का घर। अगली सुबह सूरज की किरणें जंगल की हर पत्ती पर चमक रही थीं, लेकिन एक पेड़ की ऊंची डाली पर कालू कौवा और गोरी कौवी किसी बात पर झगड़ रहे थे। गोरी, देखा तूने? वो रानो चिड़िया अब ड्रम में रहती है। क्या ठाठ है उसके। हाँ, और तू देख, हर कोई अब उसे ड्रम वाली रानो बुला रहा है। हम इतने साल से पेड़ों पर रह रहे हैं और वो गरीब चिड़िया अचानक अमीर बन गई। तो क्यों ना
उस ड्रम को हमारा बना लिया जाए। वही तो सोच रहा हूँ। आज रात हम चलते हैं, देखेंगे ये ड्रम घर किस चीज का बना है। दोनों ने एक खतरनाक योजना बना ली, रानो को डराकर भगाने की। रात का सन्नाटा था, बादलों की गड़गड़ाहट और झींगुरों की आवाजें गूंज रही थीं। ड्रम के घर में रानो और उसके बच्चे सो रहे थे। कालू, ध्यान रखना, आवाज मत करना। बस थोड़ा डराना है, फिर ये भाग जाएगी। वह ड्रम पर अपनी चोंच से ठक ठक करता है। कौन है बाहर? मैं हूँ ड्रम का भूत जो यहाँ रहता है। भूत! ड्रम की गूंज से आवाज और भी डरावनी लग रही थी, लेकिन रानो ने हिम्मत नहीं हारी। रात में डराने आए हो? रुको, मैं पहचान गई तुम्हारी आवाज, कालू। अरे भागो गोरी, ये तो पहचान गई। अगली सुबह जब सूरज की रोशनी जंगल के अंदर तक नहीं पहुंची थी, कालू कौवा और बोरी कव्वी एक अंधेरी गुफा की ओर उड़ रहे थे। उस गुफा में रहता था काला नाग, जिसे पूरा जंगल डर से याद करता था। कालू, क्या तुझे यकीन है कि हमें इसी सांप के पास आना चाहिए? सुना है वो किसी की भी नहीं सुनता। अरे डर मत गोरी, वो मेरा पुराना जानकार है। पहले जब वो जख्मी था तो मैंने उसे खाना लाकर दिया था। अब उसका कर्ज उतारने का वक्त है। दोनों धीरे धीरे गुफा में दाखिल हुए। अचानक एक भयंकर आवाज गूंजी। कौन मेरी नींद तोड़ने आया है? नागराज, मैं हूँ कालू कौवा और ये मेरी दोस्त गोरी कौवी। हमें आपसे मदद चाहिए। मदद? मैं किसी की मदद यूं ही नहीं करता। बोलो, क्या काम है? एक चिड़िया है, रानो चिड़िया। उसने इंसानों का ड्रम पकड़ लिया है और अब पूरा जंगल उसी की तारीफ कर रहा है। हाँ नागराज, हम चाहते हैं वो ड्रम उसका ना रहे। तुम बस इतना करो, उसे वहाँ से भगा दो। रानो चिड़िया, वो गरीब सी चिड़िया, और तुम दोनों उससे डर गए? वो चालाक है नागराज, उसने हमें पहचान लिया था। ठीक है, आज रात जब चांद पूरा होगा मैं उस ड्रम के पास जाऊंगा। जो भी उसमें रहेगा उसे अपनी फुफकार से सदा के लिए सुला दूंगा। अगले दिन दोपहर के पास एक बूढ़ा कछुआ नदी के किनारे से चल कर आया। रानू, मैं तुम्हारे पास कुछ अहम बताने आया हूँ। कछुआ भैया, तुम यहाँ कैसे? क्या हुआ? कल रात मैं नदी पार कर रहा था। मैंने सुना कि कालू और गोरी उस गुफा में गए थे और सांप ने कहा जब चांद पूरा होगा मैं उस घर के पास जाऊंगा। कछुआ भैया, तुमने आकर बताकर हमारे लिए बड़ा काम किया। अब मुझे बच्चों के साथ सतर्क रहना होगा। रात को अचानक तेज आंधी चली, बिजली चमकी, पेड़ टूटने लगे, कालू और गोरी के घर उड़ गए, सब पक्षी इधर उधर भागने लगे। अरे मेरा घर गया, कोई बचाओ। रानो ने ड्रम का दरवाजा खोल दिया। कालू, गोरी, यहाँ जल्दी आओ अंदर, यहाँ हम सुरक्षित हैं। जब दोनों अंदर थे तभी ड्रम के बाहर से कुछ खुरचने की आवाज आई। टक टक टक, सब सन्न हो गए। ये आवाज क्या है? शायद कोई जानवर है। सब शांत रहो। अचानक ड्रम के नीचे से एक बड़ा काला सांप निकल आया। वह बच्चों की तरफ सरकने लगा। अरे भागो, सांप! नहीं, कोई नहीं भागेगा। ये मेरा घर है, मैं इसकी रक्षा करूंगी। हमने ही तो ये सांप बुलाया था और अब सब खतरे में हैं। रानो एक डंडा लेकर सांप के सामने खड़ी हो गई। सांप फुफकारते हुए आगे बढ़ा, पर रानो ने उसके सिर पर डंडा मारा। सांप ने पलटकर वार किया। मेरे बच्चों के पास मत आना। तू एक छोटी चिड़िया मुझे रोक पाएगी? जब माँ बन जाती है तो पहाड़ भी झुक जाता है। रानो अकेले लड़ते हुए थकने लगी थी। तभी कालू कौवा उड़कर आया और सांप की पूंछ पर चोंच मारने लगा। रानो, मैं भी साथ हूँ।
तीनों पक्षियों ने मिलकर उस सांप को पीछे धकेला और उसे ड्रम से बाहर गिरा दिया और घर का दरवाजा बंद कर दिया। सूरज उगते ही जंगल फिर से जीवंत हो गया। ड्रम के घर से सब बाहर आए। देखो बच्चों, डर के आगे जीत होती है। रानो, मैं तेरे घर का मजाक उड़ाता था, पर तू असली वीर है। अब वो ड्रम का घर सिर्फ रानो का नहीं था, वो पूरे जंगल का आसरा बन चुका था। सबने मिलकर उसके चारों तरफ फूल लगाए और नाम रखा माँ रानो का घर। सच्चा घर दीवारों से नहीं, प्यार और जंगल के एक शांत कोने में एक छोटी सी प्यारी सी चिड़िया रानो अपने 7 बच्चों गुड़िया चिड़िया, कुप्पू चिड़ा और 5 नन्हे बच्चों के साथ एक पुराने पेड़ पर रहती थी। हर दिन रानो जंगल से खाना और पानी लाती ताकि उसके बच्चों को कोई कमी ना हो। गुड़िया, कुक्कू और मेरे बाकी नन्हे सितारों, देखो आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। इतने सारे लाल लाल सेब, एकदम रस भरे, मीठे और चमकते हुए। माँ, इतने सारे सेब, क्या आज कोई त्योहार है? ये तो बिल्कुल चांद जैसे चमक रहे हैं। माँ, इनसे तो खुशबू भी आ रही है। लगता है ये सेब किसी जादुई पेड़ से तो नहीं तोड़ लाई आप? हाय मेरे शरारती बच्चों, जादू नहीं, ये मेहनत का फल है। तुम्हारे लिए दूर वाली पहाड़ी से ये सेब तोड़ कर लाई हूँ। माँ, आप थक तो नहीं गई? इतनी दूर जाना फिर उड़कर लौटना सिर्फ हमारे लिए? माँ की थकान तो तुम्हारी मुस्कान से ही उड़ जाती है। जब तुम्हारा पेट भरा होता है तभी मेरा दिल भरता है। माँ सबसे अच्छी है, माँ से बढ़कर कोई नहीं। हमारी माँ रानी है, हमारी माँ जान है। बस यूं ही खुश रहो मेरे बच्चों, यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। एक दिन 2 इंसान जंगल में घूमते हुए उस सेब के पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। रात में उन्होंने वहीं आग जलाई, खाना बनाया और सो गए। अगली सुबह वो बिना आग बुझाए ही चले गए। ये जगह तो बड़ी शांति वाली है। न कोई शोर, न कोई भीड़, सिर्फ पत्तों की सरसराहट और चिड़ियों की मीठी आवाजें। शहर की थकान मानो यही उतर गई हो। हाँ, सच कहो तो यहाँ आकर एहसास होता है कि असली सुकून क्या होता है। न मोबाइल की घंटी, न ट्रैफिक की आवाज। काश कुछ दिन यहीं रह पाते, लेकिन कल ऑफिस है और फिर वही भाग दौड़ शुरू। चलो, अब हमें निकलना चाहिए। सुबह जल्दी ऑफिस निकलना है और अब आग भी बुझने लगी है। हाँ, आग तो खुद ही ठंडी हो जाएगी। चलो टॉर्च निकालो। छोड़ो, ज्यादा कुछ नहीं जलेगा यहाँ। जंगल तो बड़ा है। चलो अब। इंसानों के जाने के कुछ ही देर बाद आग ने पेड़ को पकड़ा और देखते ही देखते वहाँ आग फैलने लगी। चिंगारियाँ उड़ती हुई रानो के घर के पास पहुँच गईं। ये कैसी जलने की बू है? ये तो धुएं की गंध है। रानो घोंसले से बाहर निकलती है और बाहर का नजारा देख वो चौंक जाती हैं। दूसरी तरफ पेड़ों के नीचे से धुआं ऊपर उठ रहा था। हे भगवान, आग! वो सेब वाला पेड़, वहीं से धुआं उठ रहा है। माँ, ये क्या हो रहा है? तुम यहीं रहो, मैं पानी लाती हूँ, हमें आग बुझानी होगी। रानो उड़कर नदी तक जाती है, अपनी छोटी चोंच में पानी भरती है और बार बार आग पर डालती है, लेकिन आग बहुत तेज थी। नहीं, यूँ अकेले मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मुझे मदद लेनी होगी। रानो उड़ती हुई हांफती, डरी हुई आती है। उसके पंखों पर राख लगी थी, चेहरा धुएं से काला हो गया है। वो सीधा मिट्टू और बंटी कबूतर के पास पहुंचती है। मिट्टू, बंटी भैया, जल्दी चलो, जंगल में आग लग गई है। वो इंसानों ने आग जलाई थी और अब वो पूरे जंगल में फैल रही है। हमारा सेब वाला पेड़ जल रहा है, मेरा घर भी पास है। बच्चे, अगर हमने कुछ नहीं किया तो सब जल जाएगा, सब कुछ। अरे रानो, ये क्या कह रही हो? तुम ठीक हो? बच्चे कहाँ हैं? उन्हें पेड़ के ऊपरी हिस्से में छुपा कर आई हूँ, मगर आग तेजी से बढ़ रही है। अब अकेले नहीं संभाल सकती, मुझे मदद चाहिए। अब समय सोचने का नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं रानो। चलो, एक एक बूंद भी अगर हम लाएं तो भी कुछ तो फर्क पड़ेगा। हाँ, हम हार नहीं मानेंगे। चलो, सबसे पहले चलकर नदी से पानी भरते हैं और फिर जब तक सांस चले आग से लड़ते हैं। तुम दोनों का साथ मिल गया तो अब डर नहीं लगता। चलो, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे।
तीनों पक्षी एक साथ तेजी से उड़ते हैं। तीनों ने मिलकर पानी लाना शुरू किया, लेकिन आग अब और फैल चुकी थी। हे भगवान, अब क्या करें? पानी की बूंदें आग पर असर नहीं कर रही। मेरा घर, मेरे बच्चे सब जल जाएंगे। उसी समय दूर से एक विशालकाय हाथी झाड़ियों से निकलकर आता है। उसकी आंखों में चिंता थी। भाई हाथी, हमारी मदद करो, आग ने सब घेर लिया है। रानो बहन, डरने की जरूरत नहीं, मैं हूँ ना। भाई, क्या आप नदी से पानी ला सकते हो? अभी लाता हूँ, जितनी बार भी लाना पड़े मैं लाऊंगा, जब तक ये आग बुझ नहीं जाती। आप जैसे साथी हो तो जंगल कभी हार नहीं सकता। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मेरे बच्चों के लिए ये जंगल बचाना जरूरी है। हाथी नदी तक जाता है, अपनी लंबी सूंड से ढेर सारा पानी भरता है और आग पर उड़ेल देता है। थोड़ी देर बाद जंगल में शांति लौट आती है। आग बुझ चुकी थी। माँ, आग बुझ गई। शुक्र है भगवान का और तुम्हारा हाथी भाई, तुमने जान बचाई। जब सब मिलकर काम करें तो आग भी हार जाती है। जंगल में सभी जानवर एक जगह जमा होते हैं और रानो, तोते, कबूतर और हाथी की बहादुरी की सराहना करते हैं। आज हमने सीखा कि मिलकर कोई भी मुसीबत आसान हो जाती है। एकता में ही ताकत है। और जब तक हम साथ हैं, हमारा जंगल सुरक्षित। जंगल में एक बड़ा मेला लगा था। सब जानवर अपनी अपनी चीजें बेच रहे थे। कोई मिठाई, कोई फल, कोई कपड़े। उसी मेले के कोने पर रानो चिड़िया छोटे मिट्टी के बर्तनों में दलिया बेच रही थी। अरे रानो, तेरे ये 2 मिट्टी के बर्तन देखकर ही कोई भाग जाएगा। तेरा दलिया कौन खाएगा? हाँ, बेचारी, ये तो बर्तनों में अपना चेहरा देखे तो टूटा हुआ दिखेगा। मेहनत का दलिया ही सबसे मीठा होता है। जो भूखा होगा वही असली स्वाद समझेगा। पास ही मिट्ठू तोता और हरियाली तोती खड़े थे। उनके सामने बच्चे जोर जोर से बोल रहे थे। देखो तो, तुम्हारे बच्चों को गोलगप्पों की जिद पकड़ गई है। अरे बेटा, अभी तो घर से खाना खाकर आए हो और गोलगप्पे खाओगे तो पेट दर्द होगा। नहीं माँ, हमें वही चाहिए, वही चाहिए। सब खा रहे हैं, हम क्यों पीछे रहे? अरे अरे, रहने दो हरियाली, बच्चों को खाने दो। कभी कभी मेला भी तो उनके लिए होता है। उधर झूले के पास बिंदिया चिड़िया अपने बच्चों को समझा रही थी। अरे तुम लोग इतने जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? झूले पर तो सबकी बारी आएगी। नहीं मम्मा, हमें अभी झूला झूलना है, हमें इंतजार नहीं करना। ठीक है, पहले झूलो, लेकिन गिरना मत, मैं पास ही खड़ी हूँ। मेले के एक और कोने पर बंटी कबूतर और उसकी बीवी बबली कबूतरी बैठे थे। उनके छोटे छोटे बच्चे भी अलग ही जिद कर रहे थे। पापा, हमें भी गोलगप्पे खाने हैं। देखो, तोता के बच्चे खा रहे हैं। हाँ, हमें भी चाहिए। अरे चुप रहो, इतनी जिद अच्छी नहीं होती। हर चीज पैसे और वक्त देखकर लेनी चाहिए। अरे रहने दो, आज मेला है, बच्चों की खुशी सबसे बड़ी है। चलो चलकर गोलगप्पे ले आते हैं। बच्चे खुशी से उछलने लगे। तभी वहाँ एक बूढ़ा साधु आया, थका चेहरा मगर आंखों में चमक थी। वो रानो से बोला, बेटी, क्या मुझे थोड़ा दलिया मिलेगा? मेरे पास पैसे नहीं हैं। अरे इसमें पैसे की क्या बात, भूख मिटाना सबसे बड़ा धर्म है। बैठिए, मैं अभी देती हूँ। साधु ने पेट भर कर दलिया खाया और मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ। बेटी, तूने भूखे को खिलाया है, अब तेरे बर्तन कभी खाली नहीं होंगे और जब चाहे ये बर्तन सोने के बन जाएंगे। ये कैसे हो सकता है बाबा? ये तो मिट्टी के बर्तन हैं। यही तेरी सच्चाई है। सच्चाई और नेकदिल इंसान का घर कभी खाली नहीं रहता। सुबह जब रानो उठी तो उसने देखा उसके मिट्टी के बर्तन चमक कर सोने के बर्तन बन गए हैं। हे भगवान, ये क्या हुआ? ये तो कल तक मिट्टी के बर्तन थे। क्या ये वही साधु का आशीर्वाद है? मैंने तो बस भूख मिटाने के लिए दलिया दिया था और ये कैसा चमत्कार। रानो की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने तुरंत अपने बच्चों को आवाज दी, देखो बच्चों, भगवान ने हमारी मेहनत और नेकी का फल दिया है।
ये साधारण बर्तन अब सोने के बर्तन बन गए हैं। कुछ ही दिनों में रानो ने अपने सोने के बर्तनों को जोड़ जोड़ कर एक सुंदर घर बना लिया। ये घर साधारण नहीं था, बल्कि दूर से देखने पर ऐसा लगता था जैसे कोई सूरज की किरणों का महल खड़ा हो गया हो। हर तरफ सोने की चमक फैल रही थी। अरे वाह, ये तो सचमुच सोने के बर्तन हैं। कैसे बना रानो, बताओ तो सही। हमने तो बस मिट्टी और टहनियों के घर देखे हैं। ये मेरी मेहनत और भगवान की कृपा है बिंदिया बहन। मैंने भूखे साधु को खिलाया था, शायद उसी का आशीर्वाद है। देखो, अब जंगल की सबसे अमीर चिड़िया तो रानो बन गई। नहीं मिट्ठू, अमीर वो नहीं जो सोने का घर बना ले। असली अमीरी तो रानो की दयालुता में है। उसने भूखे को खिलाया, तभी तो ये वरदान मिला। पास ही पेड़ की टहनी पर कालू कौवा और गोरी कव्वी बैठे थे। उनकी नजरें रानो के घर और सोने जैसे चमकते बर्तनों पर अटकी हुई थीं। गोरी, तू देख रही है, ये रानो तो कल तक मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाती थी। आज देख, सोने के बर्तनों में चमचमाता घर बना लिया। ये सब इसके बस का तो नहीं। ये घर और ये बर्तन मेरे होंगे। सही कह रहे हो कालू। रानो जैसी हुरीब औरत इन बर्तनों की हकदार ही नहीं। ये तो हमारे हाथों में अच्छे लगेंगे। सोचो, इन बर्तनों को बेच देंगे तो हम जंगल के सबसे अमीर बन जाएंगे। हाँ, और फिर सब हमारे आगे झुकेंगे। कोई हमें ताना नहीं मार पाएगा। सुन, मैं कोई न कोई चाल जरूर चलूंगा। रानो के हाथ से ये खजाना छीने बिना मैं चैन से नहीं बैठूंगा। दोनों की बातों से साफ था कि उनका लालच अब बढ़ चुका था। रानो के लिए आने वाले दिन आसान नहीं थे। कालू और गोरी ने जंगल की चालाक लोमड़ी को बुलाया। लोमड़ी बहन, तेरी चालाकी के किस्से मशहूर हैं। हमारी मदद कर, हम तुझे हिस्सा देंगे। ठीक है, चोरी करना बच्चों का खेल है। मैं योजना बनाऊंगी। लोमड़ी ने भुल्ला चील को भी बुलाया। तुझे ताकत चाहिए, हमें चालाकी। सब मिलकर काम करेंगे तो बर्तन हमारे होंगे। ठीक है, मैं ऊपर से हमला करूंगा। अंधेरी रात आई, सब जानवर सो रहे थे। तभी कालू, गोरी, लोमड़ी और भुल्ला चुपके से रानो के घर पहुँचे। बस आज हमारी किस्मत चमक जाएगी। रात थी। कालू और साथी चुपके से रानो के घर में घुसे। लोमड़ी नीचे ही खड़ा था। जैसे ही उन्होंने बर्तन उठाए, बर्तन खुद आवाज करने लगे। ठन ठन ठन, चोर चोर। कौन है? ये आवाज कौन कर रहा है? बर्तन अचानक तेज चमकने लगे। चमक इतनी तेज थी कि सबकी आंखें झपक गईं। धीरे धीरे एक एक कर उठा लो, जल्दी। सावधान, कोई आवाज हुई तो भागना होगा। रानो अपने बच्चों के साथ बाहर आई। दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और चिल्लाई, नहीं, ये मेरा घर है। इसे छीनने वालों को माफी नहीं मिलेगी। जब बर्तन और ज्यादा चमके और अंदर ही जादुई बर्तन कालू और उसके साथी पर हमला कर देता है, तो कालू और उसके साथी डरकर भाग खड़े हुए। कोई पीछे मुड़ा भी नहीं, सब वहाँ से भाग गए। लोमड़ी भी भागने लगी, मगर बर्तनों की आवाज से उसके कान सुन हो गए। भुल्ला चील उड़ते उड़ते पेड़ से टकरा गया। गोरी कीचड़ में फिसल गई। वहीं बर्तनों की आवाज सुनकर पूरा जंगल जाग गया और रानो के घर पहुंच गया। रानो ने सच्चाई और बहादुरी से अपने घर की रक्षा की है। रानो ने बादल छाए हुए थे, बिजली गरज रही थी और ठंडी हवा तिनकों के छोटे छोटे घरों को हिला रही थी। उस जंगल में रहती थी रानो चिड़िया, एक गरीब मगर दिल की बहुत नेक। उसके पास अपने बच्चों के लिए कोई अच्छा घर नहीं था। बेटा, सह लो थोड़ा, ये बारिश जल्दी रुक जाएगी। काश माँ के पास इतना जोर होता कि तुमको किसी अच्छे घर में छुपा देती। माँ, ठंड लग रही है, भूख भी लगी है।
बेचैन रानो पड़ोसियों के पास गई। कबूतर, तोता और उल्लू दादा गोरी कौवी के घरों के पास गईं। भाई, मेरे बच्चों पर तरस खाओ, कुछ तिनके दे दो, बरसात में उनका बुरा हाल हो रहा है। मैं भी अपना छोटा सा घर बना लूंगी। रानो, हमारे पास पहले ही कम है। ये तिनके हमने महीनों मेहनत करके जुटाए हैं। तू तो हमेशा आखिरी वक्त पर भीख मांगने चली आती है। नहीं भाई, भीख नहीं मांग रही, सिर्फ मदद चाह रही हूँ। बच्चों की हालत देखकर मेरा कलेजा फटता है। देख रानो, हर किसी को अपना घर खुद बनाना पड़ता है। तूने पहले से क्यों इंतजाम नहीं किया? अब मुझे मत परेशान कर। रानो की आंखों में आंसू भर आए। वो चुपचाप वहाँ से चली गई। इसके बाद वो तोते के घर पहुँची। तोते का घर रंगीन फूलों और तिनकों से सजा था। उसके परिवार के पास सब कुछ था। तोता भाई, जरा मेरी मदद करो, कुछ तिनके दे दो, मेरे बच्चों की जान पर बनी है। अरे रानो, तू हर बार यही राग अलापती है। हम सब ने मेहनत की है, तू क्यों नहीं करती? दिन भर बस दूसरों से उम्मीद लगाए रहती है। मैंने कोशिश की थी भाई, मगर तूफान ने सब उड़ा दिया। बच्चों को बचाने के लिए खुद भीग गई। अब तेरे सामने हाथ फैलाया है। तू बस बहाने बनाती है। मेहनत करने वाले को ही फल मिलता है। जा, हमें तेरा बोझ मत बना। तोते की बातें रानो को भीतर तक चुभ गई। वो सिर झुकाकर आगे बढ़ गई। अब वो जंगल के सबसे समझदार माने जाने वाले उल्लू दादा के घर पहुंची। दिल में उम्मीद थी कि शायद वे कुछ मदद करेंगे। उल्लू दादा, आप तो सबसे बड़े और समझदार हैं। मेरे बच्चों को बचा लीजिए, थोड़ा सा तिनका दे दीजिए। मैं बस उन्हें ठंड से बचाना चाहती हूँ। रानो, मैंने तुझे कई बार समझाया है कि वक्त रहते तैयारी करनी चाहिए। ये बरसात तो हर साल आती है। अगर तू समय पर घर बना लेती तो आज यूं दर दर न भटकती। दादा, मैं मानती हूँ गलती मेरी है, लेकिन बच्चे मासूम हैं, उनके लिए कुछ कर दीजिए। नहीं रानो, दुनिया की सच्चाई यही है। जो वक्त पर काम नहीं करता उसे सजा मिलती है। तू ये दर्द सहना सीख। रानो के पंख भारी हो गए। उसने सोचा था दादा रहम करेंगे, पर वहाँ भी ठुकरा दी गई। थकी टूटी हुई रानो अब आखिरी उम्मीद लेकर गोरी कोवी के घर पहुंची। गोरी कोवी के घर में रोशनी थी। गोरी बहन, मेरे बच्चों पर दया करो, बस कुछ तिनके दे दो। मैंने तो अब सब दरवाजे खटखटा लिए। अगर तू मदद कर देगी तो मेरे बच्चे बच जाएंगे। अरे वाह, आ गई मैडम, बंद करो ये रोना धोना। नहीं बहन, इस बार मामला बहुत अलग है। बच्चों की जान पर बनी है। जा रानो, अपने बच्चों के साथ कहीं छुप जा। हमें अपनी खुशियाँ क्यों बिगाड़नी? तू गरीब है, गरीब ही रहेगी। ये शब्द सुनकर रानो का दिल चकनाचूर हो गया। वह भारी कदमों से लौट आई। आसमान से पानी की बौछारें गिर रही थी, मानो खुदा भी उसकी बेबसी पर रो रहा था। इसी बीच जंगल का सबसे चालाक और लालची पक्षी कालू कौआ रानो का मजाक उड़ाने आ पहुंचा। अरे रानो, तेरे तो हाल बुरे हैं। बच्चे ठंड से मर ही जाएंगे। एक काम कर, मेरे लिए थोड़ा दाना चुगलाया कर। मैं तुझे अपने घोंसले में बैठने दूंगा। कालू, तू मेरे दुख का मजाक मत उड़ा। भगवान देख रहा है सब। अगले दिन रानो जंगल में अकेली भटक रही थी। हर जगह पानी भरा था। हे मालिक, अगर तेरे घर में दया है तो मेरे बच्चों को एक आसरा दे दे। तभी रानो को एक पुराना गुलाब का पौधा दिखा। उसकी जड़ें हल्की हल्की चमक रही थी। रानो, तेरी सच्चाई और दुआ ने मुझे जगा दिया है। मेरे फूलों से तू घर बना ले, मैं तुझे हमेशा छुपाऊंगा। क्या तुम बोल सकते हो? हे गुलाब, क्या सचमुच मेरे बच्चों को सहारा दोगे? हाँ रानो, मेरे फूलों और पत्तियों से तेरा घर बनेगा। ये घर किसी तूफान या बरसात से नहीं टूटेगा। रानो ने कांपते हाथों से गुलाब की पत्तियां और फूल जोड़े। देखते ही देखते वहाँ एक सुंदर लाल गुलाब का घर बन गया। रानो अपने बच्चों को वहाँ लाई और उसमें जाकर राहत की सांस ली। माँ, कितना सुंदर घर है। इसमें खुशबू भी है और गर्माहट भी। ये घर मेरी मेहनत नहीं, खुदा की दुआ और गुलाब का करम है। गुलाब के घर की खबर जंगल में फैल गई। कालू कौआ गुस्से से जलने लगा।
ये गरीब रानो अब गुलाब के घर में रहती है। सब उसे इज्जत दे रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घर तो मेरा होना चाहिए। एक रात कालू कौवा चुपके से गुलाब के घर के पास आया और कांटों को तोड़ने लगा, लेकिन जैसे ही उसने हाथ लगाया गुलाब के कांटे चुभ गए और उसके पंख से खून निकल पड़ा। आह, ये कांटे! ये घर तो किसी किले से कम नहीं। रानो ने सब देखा मगर उसने बदला नहीं लिया। हे भगवान, इसे भी सही राह दिखा दे। मेरे बच्चों को अब डर से दूर रख। धीरे धीरे बाकी पक्षी भी रानो के पास आने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि असली अमीरी सोने चांदी में नहीं बल्कि सच्चाई और दुआओं में है। रानो बहन, हमने तुझे अकेला छोड़ा पर तू नेक निकली। हमें माफ कर दो। भाई बहन, जब इंसान टूटा होता है तभी असली रिश्ते याद आते हैं। मैं सब भूल गई। आओ इस गुलाब के घर में सब मिलकर रहें। कालू कौवा अकेला रह गया। उसकी चालाकी उसे और गिराती रही। जंगल ने उसे ठुकरा दिया। काश मैं भी नेक बन जाता तो आज सब मेरा साथ देते। सच्चाई और सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। मेरे बच्चों, याद रखना, भगवान देर करता है पर अंधेर नहीं। और इस तरह रानो चिड़िया का गुलाब का घर